नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस समस्या की जिसका सामना लोग गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर कर रहे हैं और शायद ही देश का ऐसा कोई हिस्सा होगा जहां पर इस समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़ रहा हो। शहर की सड़कों से लेकर गांव की गलियों तक कुत्तों का आतंक अब आम बात हो गई है। शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले भी कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। एक तरफ आवारा कुत्तों का खौफ है तो हमला बोलने में पालतू कुत्ते भी पीछे नहीं हैं। हाल यहां तक बिगड़ गए हैं कि नोएडा में सोसाइटी के लोग कुत्तों के खौफ की वजह से अपने फ्लैट बेचने की बात करने लगे हैं। इस पूरे मसले का एक पहलू यह भी है कि कुत्तों को लेकर ज्यादातर गली मोहल्लों में दो खेमे देखे जाते हैं। एक तरफ वो लोग जो कुत्तों से परेशान हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो ये मानते हैं कि लोग ही कुत्तों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। कुत्तों को लेकर अब यही वाद विवाद अदालत की चौखट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले के गंभीर पहलू पर विस्तार से विचार करने की बात कह रहा है। तो तमाम सवाल इस समस्या से जुड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, इस मर्ज की दवा क्या है। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद रहेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकली इस महिला को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उस पर एक साथ इतने कुत्ते झपट पड़ेंगे। दिल्ली के वसंत कुंज के गंगा अपार्टमेंट में रहने वाली अनुराधा डोगरा जैसे ही सीढ़ियों के नीचे उतरी, आवारा कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। अनुराधा घबरा गई और फिसलकर फर्श पर गिर गई। घुटने में फ्रैक्चर की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नोएडा से भी आई, जहां एक पॉश सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने बच्चे पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वो खेलने निकला था। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। कुत्तों के आतंक की ऐसी घटनाएं केवल एक सोसाइटी या फिर एक इलाके भर की नहीं है। कुत्तों का काटना एक महामारी बन गया है। हाल यह है कि अकेले नोएडा में 150 से ज्यादा लोग रोज रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। आज की तारीख में आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों का पार्क जाना मुहाल हो गया है और तो और बुजुर्गों के लिए भी गली गली घूम रहे कुत्ते आफत बने हुए हैं। हाल यह है कि लोगों के सब्र ने जवाब देना शुरू कर दिया है। कुत्तों से परेशान होकर नोएडा जेपी अमन सोसाइटी के कई लोग सोसाइटी छोड़ने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है इस सोसाइटी में या तो वो रहेंगे या फिर कुत्ते। और हमारे यहाँ पे बहुत ही गंभीर मामला है कुत्तों को लेके। इतने कुत्ते हो गए हैं कि हम लोगों का रहना दुश्वार हो रहा है वहाँ। तो हम सभी ने प्लानिंग किया है कि या तो कुत्ते रहेंगे और नहीं तो फिर हम लोग अपना फ्लैट बेच के वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत है कि हमारे बच्चे ना पार्क में खेल पाते हैं और ना हम में से कोई वॉकिंग कर पा रहा है। हालात ये है कि लोकेश जी माफ कीजिएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो अब क्या सोचा था कि जब पहुंचेंगे अच्छी परवरिश के लिहाज से, अच्छे माहौल के लिहाज से, तो उसमें एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो है आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। गांव से इसीलिए आए थे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कुछ एक्सरसाइज कराएंगे। खुला एरिया है, स्पेस काफ़ी है पार्क में, बट उसका आनंद अभी नहीं लिया जा रहा है। सुबह सुबह भी या मॉर्निंग इवनिंग में वॉक भी नहीं कर सकते हैं ढंग से। हर टावर पे 4-5 कुत्ते मिल ही जाएंगे आपको। ये तो एक सोसाइटी की बात थी, आप लोग अंदर आपस में बातचीत हो सकती थी, क्यों मामला ऐसे थाना और कोर्ट तक पहुंच गया? एक्चुअली था क्या सर, वो जो डॉग लवर थे वही थाने में पहुंच गए और उसके बाद उस पर केस चल ही रहा है। मेरे ख्याल से अभी 2-3 साल हो गए हैं। एनजीओ चला रहे हैं, यहाँ घर के अंदर ही 4-4, 6-6 कुत्तों को रख रहे हैं। तो उस तरह से मतलब खुद ही वो पहुंच गए, फर्स्ट पार्टी वही है, उन्होंने ही केस दायर किया है। जाहिर है जिन एजेंसियों की जिम्मेदारी आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की है, उनकी कोशिशों का कोई असर नहीं है। अथॉरिटी ने पालतू कुत्तों के लिए जो नियम कानून बनाए हैं उनका पालन करने वाले भी मुट्ठी भर हैं। लिहाजा ये मसला बड़ा होता जा रहा है और यही वजह है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देने की जरूरत पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में आवारा कुत्तों के आतंक पर चिंता जाहिर कर चुका है। यही नहीं, मुंबई और केरल के स्थानीय निकाय की तरफ से इसी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जाहिर है गली गली कुत्तों का आतंक अभी तक तो लाइलाज नजर आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजर इनायत के बाद एक उम्मीद जागी है, लेकिन ये रास्ता अभी लंबा है।
स्कूल के बाद घर के अंदर मौजूद हैं। अभी भी अथॉरिटी से उम्मीद है कि शायद वो कुछ करे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो डॉग लवर्स हैं उनकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हालांकि कई परिवार ये मानते हैं कि वो किसी भी एनिमल के अगेंस्ट नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था कर दी जाए, कोई ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए जिससे डॉग्स आराम से वो खुद भी यहाँ रह पाएँ और वो किसी पर हमला भी ना करें। लेकिन ये सामंजस्य बिठाएगा कौन, ये सवाल बहुत बड़ा हो चुका है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा। तो समस्या गंभीर है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल, और सवाल यह है कि रास्ता निकालेगा कौन, रास्ता निकलेगा कैसे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आपका करवा दें। विष्णु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ वकील, इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ इंद्रीश गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो कि नेफोवा के फाउंडर मेंबर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कावेरी राणा, एनिमल एक्टिविस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी, और हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक सोसाइटी के लोगों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अभिषेक का ही रुख करेंगे, जमीनी हालात जानने के लिए। जो लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या डिमांड करते हैं, उनकी क्या चिंता है। अभिषेक। जी बिल्कुल आनंद, ये GH7 सोसाइटी है क्रॉसिंग रिपब्लिक की। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के बिल्कुल बॉर्डर पर है। गाजियाबाद की सबसे पॉश लोकेलिटीज में से एक है और ये सबसे बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर इनका कहना है कि स्ट्रे डॉग्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? सुमित श्रीवास्तव। सुमित जी, कितने डॉग्स हैं आपकी सोसाइटी में? तकरीबन 60-70 डॉग्स एज ऑफ नाउ मतलब अभी हैं यहाँ पे, और काफी समस्याएं मतलब दिन ब दिन हो रही है। एनसीआर में वैसे कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें डॉग की समस्या नहीं है। जितनी भी आजकल बहुमंजिला इमारतें हैं वहाँ वैसे भी छोटी सोसाइटीज होती हैं, इतनी स्पेस नहीं होती है, तो बच्चे वगैरह खेलते हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं बच्चों को डॉग बाइट की और इस तरह की। नगर निगम में मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो नगर निगम में हम लोगों ने काफी बार इसकी कंप्लेंट किया गाजियाबाद नगर निगम में कि एटलीस्ट डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन हो ताकि इनकी जनसंख्या जो है आगे ना बढ़ पाए। लेकिन उसके बाद भी ऐसे काफी डॉग्स हैं जिनका स्टेरिलाइजेशन अभी तक नहीं हो पाया है। हर बार कुछ महीनों में डॉग्स की संख्या बढ़ती जाती है और वैक्सीनेशन का भी बहुत स्लो प्रोसेस है गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से। कंप्लेंट के बावजूद भी जो उनकी टीम है वो बहुत ही महीने 2 महीने में एक बार आती है और 1 या 2 डॉग को ही बस लेके जाती है वैक्सीनेशन के लिए। तो बहुत बड़ी एक समस्याएं है, बच्चे खासकर परेशान हैं। शाम को सोसाइटी में बच्चे और उनके माता पिता घूमते हैं, वो भी अच्छे से नहीं घूम पाते। बुजुर्गों को भी डर के निकलना पड़ता है सोसाइटी में, ये डर रहता है कि कहीं कोई कुत्ता पीछे ना पड़ जाए, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां डॉग चेस कर लेते हैं। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका, कितने इंसिडेंट्स देखे हैं? मेरा नाम प्रगति माहेश्वरी है, यहाँ पे AOA की मेंबर हूँ। तो यहाँ पे डॉग्स का बहुत एक बड़ा इशू है। नॉर्मली जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, वो नहीं घूम पाते। अगर वो निकलते हैं अपने घर से तो फिर उन्हें स्टिक लेनी पड़ती है। अभिषेक, मैं आता हूँ आपके पास। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कई डॉग्स तो ऐसे हैं जो मतलब अटैक करते हैं। जी अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि ऐसी भी सोसाइटीज, अब नोएडा में ऐसी भी सोसाइटीज के लोग सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि या तो इस समस्या का समाधान हो या फिर हम अपना घर ही बदल डालेंगे। मैं सीधे यहाँ पर कावेरी जी का सबसे पहले रुख करना चाहूंगा। कावेरी जी, समस्या है, पहली बात तो ये कि अगर समाधान खोजना है तो ये मानना पड़ेगा कि समस्या है। फिर बात आती है कि समस्या का समाधान क्या है। आपने लोगों की बात सुनी, आपने रिपोर्ट में भी लोगों की बात सुनी, लोग कितने खौफजदा हैं, लोग कितने डरे हुए हैं, और उनके जहन में कितनी बड़ी चिंता है। ये जिस सोसाइटी में अभिषेक जी खड़े हैं, अनु जी, मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। क्रॉसिंग रिपब्लिक मेरे दिल के काफ़ी करीब सोसाइटीज़ में से है। मेरी दोस्त वहाँ रहती हैं बहुत अच्छी, और इसीलिए भी अच्छी सोसाइटीज़ में से है क्योंकि इस सोसाइटी के लोग, पुरानी AOA ने भी मुझे पर्सनली कई बार अप्रोच किया। नसबंदी जो अभी रेजिडेंट्स और AOA मेंबर्स बता रहे हैं कि नगर निगम नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुझे भी रिक्वेस्ट की थी। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है और मैं एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स या ज्योग्राफी बाउंड्रीज नहीं वायलेट करना चाहती। मैंने उन लोगों को रेफर भी किया, नगर निगम रेफर किया, जहां से ऑब्वियसली अगर स्टेरिलाइजेशन हो चुका होता 2001 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के मुताबिक तो आज ये लोग परेशान नहीं होते जी। वो 1-1, 2-2 कुत्ते करके नसबंदी करेंगे तो बाकी के 10 कुत्ते 50 बच्चे दे देंगे। नगर निगम को ये समझना चाहिए, ये कोई नगर निगम नहीं समझना चाहता।
फॉल्ट कुत्ते पे आ जाता है या जिसने गलती से कुत्ते को खाना डाल दिया उस पे आ जाता है? अच्छा, खाना जिसने डाल दिया हर बार जरूरी नहीं वो गलत हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि हर कुत्ते को खाना डालने वाला सही है, परंतु मैं ये भी नहीं कह रही जो कुत्ते को खाना डाल रहा है वो गलत है। एक तौर तरीका है जो अपनाना जरूरी है। न्यूट्रल जगहों पर खाना दें, ऐसी जगहों पर फीड करें जहां पर बुजुर्ग और बच्चे और महिलाएं जो थोड़ा सा डर जाते हैं या जिन्हें आदतन देखकर कुत्ता कमजोर समझकर चेज करता है उस जगह से ना गुजरते हो। बेसमेंट्स में खाना नहीं खिलाएं, पार्किंग्स में खाना नहीं खिलाएं। न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब होता है जो कुत्ते और वहां चारों तरफ रहने वाले इंसान सबके लिए न्यूट्रल हो। मैं आता हूं कावेरी जी आपके पास। मैं यहाँ पर इंद्रीश जी का रुख करना चाहूंगा। इंद्रीश जी, आप तो तमाम सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्शन में रहते हैं, आप तमाम सोसाइटी के लोग आपके पास आते भी होंगे इस समस्या को लेकर। आपकी नजर में इस समस्या का कैनवस कितना बड़ा हो चुका है? कावेरी जी कह रही हैं कि 2001 में ही डायरेक्शंस आए थे, अगर उन पर अमल कर लिया गया होता तो आज ये समस्या इतनी व्यापक नहीं होती। देखो, मैं इस समस्या को इसमें ऐसे देखता हूं कि ये जो समस्या है ये बेसिकली होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो डॉग्स हैं अगर हम इनको शेल्टर में रखते हैं तो इन्हें रोड पे आ ही कर रहे हैं। किसी भी हम दूसरी अगर कंट्री में देखते हैं तो कोई भी एनिमल रोड पे होता ही नहीं है। अगर उसको फीडिंग करना है या उसको अच्छे से पालना है या उसको वैक्सीनेशन करना है, वो सब उसको शेल्टर में रखें तभी करें। ये अभी जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है, तो मैं मानता हूँ कि जहाँ पर पॉलिसी खत्म हो जाती है या पॉलिसी जो सिस्टम में फेल हो जाता है तभी जो लोग हैं वो कोर्ट में जाते हैं। यानी कि यहाँ की जो अथॉरिटी है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने इस समस्या का समाधान के लिए कभी कोई काम नहीं किया। अगर किया होता तो ये मामला कोर्ट में जाता ही ना, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है डॉग की 1 या 2 दिन में तो बड़ी ही नहीं है। ये कितने साल हो गए हैं। अब हमारे अपने सेक्टर में देख लिए कि हमारे अपने सेक्टर के अंदर में हमने 20 बार कंप्लेन करा होगा कि ये डॉग हैं, ये बाइट करते हैं, लेकिन कभी कोई एक्शन होता ही नहीं है। यहाँ पर टोटल ही करप्शन भी है, टोटल ये सिस्टम का फेल्यूर है। मैं विष्णु शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। विष्णु शर्मा जी, जब भी बात आती है इस समस्या की तो इस समस्या को लेकर तमाम तरह के डायरेक्शंस अलग अलग मौकों पर कोर्ट की तरफ से जारी होते रहे हैं। अगर मैं कल की ही बात करूं तो आज अखबारों में खबर आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर विस्तृत विचार की जरूरत है, ठोस दिशा निर्देशों की जरूरत है। लेकिन दिशा निर्देश तो पहले भी जारी होते रहे हैं, तो दिक्कत कहां आती है? क्या कानूनी अड़चन आती है? क्या कानून इसकी परमिशन नहीं देता कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए, या फिर कुछ नए सिरे से कानून बनाने की जरूरत है? इसमें आनंद जी, नए सिरे से कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है और जो सिविक बॉडीज हैं उनके आपसी सामंजस्य न होने की वजह से ये सब हो रहा है। आप यदि अगर देखेंगे कि ये मुद्दा 2023 में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया, ये मुद्दा 2016 से भी पहले से चल रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था जस्टिस श्री जगन के अध्यक्षता में, और उन्होंने 5 अपने रिकमेंडेशन दिए थे। उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि एंटी रेबीज वैक्सीन हैं जो सभी हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग है सभी जितने भी मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, डॉग बाइट के केसेस के लिए स्पेशली एनिमल बाइट्स और वहां पे नर्सेस होनी चाहिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ स्ट्रे डॉग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट 2016 से जब कमेटी कंट्रोल ऑफ स्ट्रे डॉग्स के बारे में बोल रहा है, और उसके बाद बोला लाइसेंसिंग, द ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड इज लाइसेंसिंग टू ऑल दी डोमेस्टिक, हमारे जितने भी हमारे एनिमल्स है उनके, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या और अदर हो, उनके लिए एक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें 2 स्टेट बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, एक केरला एक मुंबई, और उन्हीं स्टेट में से उन दोनों स्टेट की मुंबई जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स है उनकी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उनमें अलग अलग चीजें, उसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने जो अभी बोला कि अभी हम कोई इंटरिम डायरेक्शन अभी हम नहीं दे रहे, लेकिन हम एक एक चीज को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें एक एक चीज देख रहे हैं कि हमें किस किस चीजों पे पहलू पे देना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का भी जवाब लिया है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उनको भी देख रहे हैं। उसके अलावा जो टोटल ओवरऑल फेल्योर जो लगता है वो लगता है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड और सिविक एजेंसी जो काम नहीं करना चाहती, कोर्ट तक मामला भी सही कहा मेरे साथी ने कि कोर्ट तक जब मामला पहुंचता है कि सिविक बॉडीज का फेलियर होता है, और हम इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है
एक हमारे अधिवक्ता साथी थे, उनको जब डॉग बाइट का केस हुआ तब उनको लगा कि ये तो इस तरीके की केसेस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट को खुद ब खुद कॉग्निजेंस लेना है। तब उसके बाद से निरंतर इस पे गति आई है कि क्या डायरेक्शन देना है, क्या डायरेक्शन नहीं देना है, क्या लोकल बॉडीज का काम होगा, क्या एनिमल वेलफेयर बोर्ड का काम होगा। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड के स्टैटिक्स नहीं है, टोटल ओवरऑल वो स्टैटिक्स ने देखिए 20,000 हर विष्णु जी, महीने विष्णु के केसेस इस तरीके के आ रहे हैं। आप अगर डॉग बाइट के केसेस को देखेंगे तो बहुत बड़े आंकड़े हैं जिनमें इस तरीके के रेबीज के केसेस आ रहे हैं। तो उनमें बहुत जरूरी है जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है वो अपना काम करें, लेकिन साथ में जो भी सिविक बॉडीज है उनके साथ मिलकर काम करें। विष्णु जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब डायरेक्शंस हैं, कानून है, तो क्या ये माना जाए कि इसकी निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, कि कोई ये देखने वाला ही नहीं है कि जो डायरेक्शंस दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, और उस दिशा में भी सोचने की जरूरत है कि कोई एक ऐसी संस्था हो जो आप इस पर निगरानी भी रख सके कि एग्जीक्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने, निगरानी की इसमें सख्त जरूरत है, क्योंकि जो एजेंसी जिनको काम करना चाहिए एक्चुअल में वो अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। और यदि अगर उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला अगर कोई इस तरीके की अथॉरिटी हो जो निगरानी रखे, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का हल कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। आप देखिए अभी इंद्रेश जी ने कहा कि और बाकी जो सोसाइटीज के जो आपके प्रेस रिपोर्टर सारे के सारे आप रिपोर्ट दे रहे थे, आज गली में सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज सिर्फ सोसाइटी की है, सिर्फ सोसाइटीज और जो ऐसी जगह पे जहां सीसीटीवी फुटेज है वहां की आप दे सकते हैं, लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन उससे गली मोहल्लों में और छोटे शहरों में भी जहां पे सीसीटीवी फुटेज नहीं प्रोवाइड हो रही सोशल मीडिया पे, वहां पे हालात बद से बदतर हैं। और इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज आनंद जी मैं बोलना चाहता हूं, एक जरूरी चीज, इसकी वजह से जो डॉग लवर है, जो एनिमल लवर है, वो लोग जिस तरीके से कोर्ट में जाके और केसेस दायर करते हैं उन लोगों के अगेंस्ट, जो लोग इन पे आवाज उठाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडिविजुअल आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन और लड़ाई झगड़े के जो केसेस कोर्टों में जा रहे हैं, उनमें एक संगठन है, एक है जो लोग कहते हैं कि हम उनकी वजह से बहुत परेशान हैं, और जो लोग हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं कावेरी जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। कावेरी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब समस्या है, संख्या है, ये रातों रात तो समस्या का समाधान होगा नहीं, लेकिन इस समस्या का सामना हर रोज जो लोगों को करना पड़ रहा है, वो क्या करें, वो कैसे इसको मतलब अवॉइड कर सकते हैं कि सिचुएशन पैनिक सिचुएशन ना आए, कोई अटैकिंग सिचुएशन ना आए। जी, मैं उससे पहले आपके जो पिछला सवाल था, जब आपने बोला कि कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 का जजमेंट, जो कि शर्मा जी, अभी एडवोकेट शर्मा जी ने बताया हमें जिसके बारे में, जब वो जजमेंट दिया था, उन्होंने AWBI, एनिमल बर्थ कंट्रोल, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, अपॉलॉजीज, को कंप्लीट कंट्रोल दिया था, या बोलते हुए कि तुम्हारा काम है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 ऑल ओवर कंट्री फॉलो हो। तुम्हारा काम है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में और अथॉरिटीज के अंदर स्टेरिलाइजेशन डॉग्स का शुरू कर दिया जाए। मेरा सवाल है, कहाँ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर सेंडिंग नोटिसेस? एक लेटर A4 का भेजने के अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया है? कितने डॉग शेल्टर्स इंजर्ड या सस्पेक्टेड रेबीज के लिए सेटअप किए हैं? कितने, मेरी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं आए, गौतम बुद्ध नगर में मैं खुद 12 सालों से काम कर रही हूँ, मुझे आज तक एक AWBI रिप्रेजेंटेटिव देखना है। डिफाइंड है, डायरेक्शन डिफाइंड है, काम नहीं कर रहा कोई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रहा, नगर निगम काम नहीं कर रहा, अथॉरिटी काम नहीं कर रही, AWBI काम नहीं कर रही, एंड आई एम सॉरी टू से द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग। इश्यू इज नॉट डॉग्स, डॉग्स तो बढ़ते रहेंगे। जब आपको 2001 में रूल दे दिया गया तो आपने 22 साल किस बात का इंतजार किया? मैं आता हूं आपके पास, मैं इंद्रेश जी का यहाँ पे रुक करूंगा कि आपकी जब मीटिंग्स होती हैं इन अथॉरिटीज के साथ, जब आप अपनी समस्या लेकर आते हैं, तो रिस्पांस कैसा रहता है? एक्चुअली वो ये ना कि कोई काम करना ही नहीं चाहता। यहाँ पर क्या है कि जैसे मेरे को लगता है शायद इनके पास फंडिंग वगैरह भी कहीं से आती है, ये स्टेबलाइजेशन वगैरह के लिए कुछ होता है, कोई खर्च ही नहीं करना चाहता। यहाँ पर क्या है कि सिस्टम किसके हम कंप्लेन करो,
कोई रिस्पांस ही नहीं आता। अगर हम डायरेक्ट मिलते भी हैं, जाके बोलते हैं उनको, वो कहते हैं हाँ ठीक है, कर रहे हैं, भेज रहे हैं, मगर सब जगह गोलमोल है। यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ आपको कंप्लेन किया था डॉग बाइट के लिए यहाँ पर, तो उसका सोल्यूशन क्या निकला? कोई सोल्यूशन नहीं है। मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा आप फॉलोअप करोगे तो वो डॉग को ले जाएंगे, कहेंगे हम स्टेरिलाइज कर लिया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही उसके 2-3 दिन बाद फिर से डॉग बाइट के केसेस होने लग जाते हैं। अब मैं कावेरी जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जिन डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन हुआ, जिनका वैक्सीनेशन हुआ, अब ये भी कहा जाता है कि ये भी नियम है कि आप उनका जगह चेंज नहीं कर सकते। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑनरेबल कोर्ट का ही ऑर्डर है जो 2015-16 अगर मान लीजिए कोई कुत्ता जो है हिंसक हो चुका है, उसको हटाना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स में आता है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 और 2023 जो अभी इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से हुआ है, वो क्लियरली कहते हैं एग्रेसिव डॉग्स या बाइटिंग डॉग्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस / SPCA हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ तो SPCA भी नॉन एग्जिस्टेंट है अनफॉर्चुनेटली, कमेटी बनी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पर काम कुछ नहीं होता। जब SPCA का हॉस्पिटल नहीं है, SPCA का शेल्टर नहीं है, एग्रेसिव डॉग्स को रखने की एकमात्र जगह नोएडा अथॉरिटी का सेक्टर 94 का शेल्टर है जो अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज में ज्यादा रहता है, काम करने में कम रहता है, तो उन एग्रेसिव डॉग्स को भी आप भेजोगे कहाँ? आप मुझे ये समझाओ। ग्रेटर नोएडा में तो अब जाके भगवान की दया से, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अथॉरिटी ने नसबंदी बंद कर दी है। अब काटने वाले कुत्तों को उठाने का काम शुरू कर दिया है। मतलब आप समझिए, नसबंदी बंद कर दो, जो कुत्ते काट रहे हैं उन्हें उठा दो, और जो कुत्ते रह गए हैं वो 6 गुना 12 गुना 24 गुना मल्टीप्लाई होते जाएंगे और फिर कहेंगे आप कि इतने सारे डॉग्स हो गए, बाइटिंग केसेस कैसे नहीं होंगे। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कुत्तों के आतंक की, और उससे निपटा कैसे जाए, इसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसी पर चर्चा हो रही है। हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद, जो कि एक सोसाइटी के लोगों के साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, हमने देखा है नोएडा से कई सोसाइटीज, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, लोग कह रहे हैं कि या तो समस्या का समाधान कर दो या फिर हम घर छोड़ के चले जाते हैं। ये बात अब लोगों के मुंह पर आने लगी है। समस्या यहां तक उनकी नजर में बढ़ चुकी है। यहां पर जो लोग हैं वो कितने समय से इस समस्या को झेल रहे हैं, और जब वो जाते हैं कहीं पर अथॉरिटीज के पास, तो क्या कोई रास्ता निकलता है उसका? जी देखिए अनंत, अभी चर्चा हुई है इस शो के दौरान, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि एक बैलेंस में हैंग नहीं कर रही हैं। बैलेंस में ये तभी हैंग करेंगी जब उसको समझा जाएगा कि आखिर डॉग्स को पकड़ करके उनको स्टरलाइज कैसे किया जाएगा, उनको वैक्सीनेट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं जो डॉग से डरते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो डॉग को खाना खिला रहे हैं, जिनसे डॉग परिचित है। आप जाइएगा, अगर उसको खाना नहीं खिलाते हैं तो आपको काट लेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं और ये वही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद इनके ऊपर क्या बीतती है खुद ही बताएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रमा डाबर। रमा जी, यहाँ डॉग्स को आप केयर करती हैं, खाना खिलाती हैं, कोशिश करती हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए, क्या होता है इसमें? पहली बात तो पकड़ने में काफी प्रॉब्लम आती है। नगर निगम से कोई सपोर्ट नहीं होता। मैंने प्राइवेट कराया है काफी स्टेरिलाइजेशन, कोई नगर निगम वाला नहीं आता। 1-2 बार आए हैं बड़ी मुश्किल से, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है खाना खिलाने में। जब खाना खिलाने जाते हैं, हम कोशिश करते हैं 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे ऐसे निकलते हैं खाना खिलाने, ताकि कोई ना हो और हम सारी झगड़ा ना हो। लेकिन आए दिन झगड़ा होता है। जो खाना खिलाते देख लेता है, यहाँ मत खिलाइए, बाहर लेके जाइए। अब बताइए इतनी दूर से डॉग को बाहर कैसे लेकर जाया जाए? सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि फीडिंग पॉइंट होने चाहिए। फीडिंग पॉइंट थोड़ी दूर पे होने चाहिए, क्योंकि एक एरिया का कुत्ता दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। और क्योंकि हमारे सोसाइटी में डॉग्स की संख्या ज्यादा है, तो मैं चाह रही हूँ शेल्टर हो यहाँ पे। मतलब जो ग्रुप में डॉग्स है, शेल्टर हो जाए उनके लिए, ताकि कुछ डॉग जो ग्रुप में है वो शेल्टर में जाए। और इसके लिए RW में पूरा सपोर्ट कर रहा है। RW आप बताइए साहब, क्या ये जो समस्या चल रही है, एज अ डॉग लवर आपकी क्या राय है इस पर? देखिए सर, मेरी राय तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात ये जो काटने का इतना टॉपिक आजकल चला हुआ है कि कोई भी जानवर चाहे पालतू हो या जंगली हो, बिना ट्रिगर किए नहीं काटता है। ऑफ कोर्स अनलेस वो पागल हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो। तो आधे से ज्यादा इंसिडेंट इस वजह से आते हैं क्योंकि किसी न किसी तरीके से उस जानवर को परेशान किया होता है। दूसरा कि जैसा मैम ने बिल्कुल सही बताया कि जो फैसिलिटी मैं आता हूं अभिषेक आपके पास आता हूं। मैं यहाँ पर तुरंत कावेरी जी का रुख करना चाहूंगा। कावेरी जी, अब आपको नहीं लगता कि ये प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ परसेप्शन एक बन चुका है कि ट्रिगर करने पर ही काट, हो सकता है कुछ केसेस में ट्रिगर करने पर काटे, लेकिन क्या ट्रिगर करने पर ही काटेगा? ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि ट्रिगर हो। ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली हम नोएडा में ही देख चुके हैं। मैंने और अभिषेक जी ने ही कवरेज की थी।
और काफी नेगेटिव पब्लिसिटी भी पाई थी सच बोलने के लिए। जरूरी नहीं है कि ट्रिगर पॉइंट हो, जरूरी नहीं है कि कुत्ता बीमार हो, लेकिन स्टेरलाइजेशन और एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन हो, ये बेहद जरूरी है। फीडर्स जो प्राइवेट वैक्सीनेशन स्टेरलाइजेशन कराते हैं, माई सैल्यूट टू देम, क्योंकि मैंने खुद कराया है और मैं जानती हूं कि उसमें कितना पैसा लगता है और कितनी मेहनत लगती है। नगर निगम जो काम नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी, आपको मुझे आपके रेजिडेंट्स को कहना पड़ेगा कि प्लीज जाइए और अपने नगर निगम पे सुबह से शाम तक बैठ के कुत्तों की नसबंदी सबसे पहले कराइए। मैं आता हूं कावेरी जी, मैं फटाफट यहाँ पर विष्णु जी का भी रुख करना चाहूंगा। विष्णु जी, जो पुनर्वास है कुत्तों का या उससे जुड़े जो नियम कायदे हैं उसको लेकर डायरेक्शंस हैं, लेकिन क्या कानून में कोई व्याख्या जो डॉग लवर्स हैं, जो फीडर्स हैं, उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश है, उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस है? बड़े दुख की बात है आनंद जी, इस तरीके की कोई गाइडलाइंस नहीं है जी। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड अपना काम नहीं करता, लेकिन जो डॉग लवर हैं वो जरूर देखते हैं कि एनिमल क्रूअलिटी एक्ट के अंदर जिन लोगों ने डॉग्स को हल्का सा भी कहीं पनिश किया है, कुछ और किया है, तो उनके खिलाफ कैसे हमें केसेस फाइल करने हैं। और लास्ट अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड को, और उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पिछले 7 साल में जितने डॉग बाइट के केसेस हैं उनका स्टेटस हमें सिटी वाइज डिफरेंट स्टेट्स का और प्रोमिनेंट सिटीज का लाके दीजिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को भी जो अगली सुनवाई आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि देश को कम से कम इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट एक संतुष्टि के साथ एक ऐसा एक डायरेक्शन मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट की, जो सिविक बॉडीज भी फॉलो करेंगी, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी करेगा और बाकी सारे। मैं आपके पास आता हूं, मैं इंद्रिशी का रुख करना चाहूंगा। इंद्रिशी, क्योंकि आप भी समस्या से 2-4 होते हैं, क्या आपको लगता है कि एक यूनिवर्सल पॉलिसी ही इसके लिए कारगर होगी या फिर एरिया वाइज इसको एड्रेस करना पड़ेगा, जहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जिनमें वेलफेयर बोर्ड के लोग भी शामिल हो, जिसमें सिविक बॉडीज के लोग भी शामिल हो, जिसमें रेजिडेंट्स भी शामिल हो, जिसमें डॉग लवर्स भी शामिल हो? देखो, इसको पूरा सभी लोगों को मिलकर ही करना पड़ेगा। एक लॉ भी होना चाहिए, उसके बाद में उसको लोकलाइज जो लोकल वहां पर ग्रुप होंगे उनको भी करना पड़ेगा। जो स्ट्रीट डॉग है वो स्ट्रीट में हो ही क्यों, उसके लिए जगह जगह के शेल्टर भी होना चाहिए। साथ में इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसको भी होनी चाहिए। जो एनपीए वेलफेयर बोर्ड है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो यहाँ पर अथॉरिटी है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये सभी लोगों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। एक आदमी जो अगर कोर्ट अगर कहते हैं कोर्ट अगर ऑर्डर दे देगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो नीचे के लोग ही करेंगे ना। यहाँ पर क्या है कि सिस्टम पूरा ही कोलैप्स कर गया। कावेरी, आप चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि समय की कमी है। बहुत छोटी सी बात है, अगर हमारे नगर निगम और अथॉरिटी के लोग समन्वय के साथ एनजीओज एंड एनिमल वेलफेयर वर्कर्स के साथ मिलकर काम करने लग जाएं, तो यह समस्या बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकती है। रिहैबिलिटेशन ऑफ एग्रेसिव डॉग्स इज अ मस्ट। अगर डॉग एग्रेसिव है तो उसका रिहैबिलिटेशन जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को किसी नगर निगम का कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं मिला आज तक, तो हमें काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो समस्या बड़ी है और समस्या के लिए बड़े पैमाने पर ही कदम उठाने होंगे, तभी इससे निजात मिल सकती है। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।